नमस्कार। आज हम उस दौर की एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं जब यूरोपियन शक्तियां भारत पहुंची। ये कहानी 15वीं सदी के आसपास शुरू होती है और जो स्रोत हैं हमारे पास वो बताते हैं कि ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी। धीरे धीरे ये सत्ता की कहानी बन गई। यूरोप में वो नई खोजों का जुनून था, जहाज बेहतर बन रहे थे। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी वजह थी जमीनी रास्तों पर ऑटोमन तुर्कों का कब्जा। मतलब 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल गया हाथ से, तो यूरोप को मसालों, रेशम, इन सब चीजों के लिए एक सीधा समुद्री रास्ता चाहिए था। क्योंकि जमीनी रास्ते तो इस्लामी शासकों के कंट्रोल में थे। हाँ, और वो उससे काफी कमा भी रहे थे। तो यूरोपियों को एक एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था। तो सबसे पहले कौन आया इस रास्ते? पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में। हाँ, वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। कहते हैं एक गुजराती पायलट अब्दुल मजीद, उसने मदद की थी। वहां का जो हिंदू शासक था ज़ैमोरिन, उसने तो स्वागत किया। अच्छा। स्वागत किया। हाँ, शुरू में। लेकिन जो अरब व्यापारी पहले से मालाबार तट पर थे, वो जाहिर है आशंकित थे। पुर्तगालियों का इरादा सिर्फ व्यापार का नहीं था, वो चाहते थे एकाधिकार। मतलब अरबों को हटाना चाहते थे वो। बिल्कुल। और जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल गया, तो जो सामान ले गया था उससे उसे जबरदस्त मुनाफा हुआ। इसने तो जैसे एक लहर पैदा कर दी यूरोप में कि भाई भारत चलो। फिर तो टकराव हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। पेड्रो कैब्राल आया 1500 में, उसने कालीकट में फैक्ट्री लगाई, लेकिन स्थानीय लोगों और अरबों से झगड़ा हो गया। फिर पुर्तगालियों ने बदले में अरब जहाज लूट लिए, जला दिए। अच्छा। फिर गवर्नर आने लगे। पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब समंदर पर कंट्रोल रखो, जमीन की बाद में देखेंगे, समुद्री ताकत पर जोर। और उसके बाद आया अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक मानते हैं। अच्छा, अल्बुकर्क क्यों? क्योंकि उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। सिकंदर के बाद शायद पहला भारतीय क्षेत्र था जो किसी यूरोपीय शक्ति के कब्जे में गया। गोवा, तो ये तो सीधी जमीन पर कब्जे की शुरुआत हो गई। हाँ, और अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से शादी के लिए भी बढ़ावा दिया। सती प्रथा पर रोक लगाई अपने इलाके में। बाद में नीनो दा कुन्हा आया, उसने हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा शिफ्ट किया, दीव और बेसिन पर भी कब्जा कर लिया। तो ये शुरू में इतने सफल कैसे हो गए? देखिए, उस समय भारत ना राजनीतिक रूप से बंटा हुआ था। दक्कन में बहमनी सल्तनत कमजोर पड़ रही थी, टूट रही थी। गुजरात को छोड़ दे तो उत्तर में भी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी फौरी तौर पर। और सबसे बड़ी बात, नेवी, नौसेना मजबूत नहीं थी भारतीय शासकों की। बिल्कुल नहीं। पुर्तगालियों के पास बेहतर जहाज थे, तोपें थीं, समंदर में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर इनका दबदबा कम क्यों हो गया? ये लंबे समय तक क्यों नहीं टिके? कई कारण थे। एक तो भारत में फिर बड़ी ताकतें उभरी, मुगल आए, बाद में मराठे आए। दूसरा उनकी धार्मिक नीतियां। धार्मिक नीतियां मतलब वो बहुत कट्टर थे। मुसलमानों पर जुल्म किए, बाद में हिंदुओं पर भी। जबरदस्त धर्म परिवर्तन, इससे लोग खिलाफ हो गए। फिर भ्रष्टाचार बहुत था, समुद्री डाके भी डालते थे। अच्छा, पायरेसी भी? हाँ। और फिर ब्राजील की खोज हो गई तो पुर्तगाल का ध्यान उधर बढ़ गया। और सबसे जरूरी, नई यूरोपीय ताकतें आ गईं, डच और अंग्रेज। हाँ, डच भी आए थे पुर्तगालियों के बाद। बिल्कुल। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में, और उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली। फिर कोरोमंडल तट, गुजरात, बंगाल, बिहार, कई जगह सेंटर बनाए। इनका फोकस किस चीज पर था? ज्यादातर मसाले, खासकर इंडोनेशिया, जिसे वो स्पाइस आइलैंड्स कहते थे। भारत उनके लिए एक पड़ाव जैसा भी था। लेकिन यहां भी वो कपास, रेशम, नील का व्यापार करते थे। और अंग्रेजों से इनकी भी टक्कर हुई? जबरदस्त, बहुत कड़ी प्रतिद्वंदिता थी। 1623 में एम्बोयाना में, जो इंडोनेशिया में है, डचों ने कुछ अंग्रेजों और जापानियों को मार डाला। इससे दुश्मनी बहुत बढ़ गई। तो भारत में डच कैसे कमजोर पड़े? आखिरकार अंग्रेजों से हारे। 1759 में बेदारा की लड़ाई हुई बंगाल में। उसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और भारत में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लगभग खत्म हो गई। और फिर एंट्री हुई अंग्रेजों की। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो 1600 में थी। हाँ, रानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर मिला था। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेने। मिली इजाजत? शुरू में नहीं, पुर्तगालियों ने बहुत विरोध किया दरबार में। असली कामयाबी मिली 1612 में। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के पास समुद्र में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को हरा दिया। अच्छा। लड़ाई में
हाँ, इससे जहांगीर बड़ा इंप्रेस हुआ। उसे लगा कि ये अंग्रेज समुद्री लड़ाई में पुर्तगालियों से बेहतर हैं, तो 1613 में उसने सूरत में फैक्ट्री खोलने की पक्की इजाजत दे दी। तो सूरत पहला गढ़ बना। हाँ, पश्चिम में। फिर सर थॉमस रो आया एम्बेसडर बनकर। उसने जहांगीर और खुर्रम शाहजहां से और व्यापारिक छूटें हासिल की। और फिर धीरे धीरे इन्होंने पैर फैलाए, बॉम्बे भी तो मिला इनको। हाँ, वो तो मजेदार कहानी है। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई, तो 1661 में बॉम्बे दहेज में मिल गया पुर्तगालियों से अंग्रेजों को। दहेज में पूरा द्वीप? हाँ, बाद में राजा ने उसे बहुत मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। दक्षिण में उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। गोलकुंडा के सुल्तान से गोल्डन फरमान लिया। ये गोल्डन फरमान क्या था? ये एक तरह का ट्रेड लाइसेंस था गोलकुंडा राज्य में। कुछ सालाना पैसे के बदले बिना ज्यादा टैक्स दिए व्यापार करने की छूट। और बंगाल, वो तो बहुत अहम था। हाँ, बंगाल में एंट्री मिली शाह शुजा की इजाजत से, जो उस वक्त वहां का गवर्नर था। हुगली में फैक्ट्री खोली। बाद में जॉब चारनोक नाम के एक अंग्रेज ने 3 गांव सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकाता, इनकी जमींदारी हासिल कर ली। और इन्हीं से कलकत्ता बना। बिल्कुल, वहीं पर फोर्ट विलियम बना और कलकत्ता शहर बसा। 1700 में इसे ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बना दिया। और फिर आया 1717 का फर्रुखशेर का फरमान। इसे तो बहुत बड़ा माना जाता है। हाँ, उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मुगल बादशाह फर्रुखशेर ने दिया था। इससे बंगाल में सिर्फ 3000 रुपये सालाना के बदले कंपनी को बिना किसी और टैक्स के व्यापार करने की खुली छूट मिल गई। सिर्फ 3000 रुपए में पूरे बंगाल में? हाँ, और साथ ही कंपनी को दस्तक जारी करने का अधिकार मिला। दस्तक? वो क्या था? ये एक तरह का पास था। कंपनी का माल अगर जा रहा है तो उस पर यह पास लगा दो, तो कोई कस्टम ड्यूटी या चुंगी नहीं लगेगी। इसका तो गलत इस्तेमाल भी हुआ होगा। बहुत ज्यादा। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इन दस्तकों का इस्तेमाल करने लगे। इससे बंगाल के नवाब को भारी नुकसान हुआ और यही आगे चलकर नवाब और कंपनी के बीच झगड़े की बड़ी वजह बना। तो मतलब व्यापार की छूट लेते लेते ये राजनीतिक ताकत बनते जा रहे थे। जी। इसी दौरान फ्रांसीसी भी आ गए। हाँ, फ्रांसीसी सबसे आखिर में आए। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी, कोलबर्ट नाम के मंत्री की कोशिशों से। उन्होंने भी सूरत में फैक्ट्री खोली, फिर मसूलीपट्टनम में, पर उनका मेन सेंटर बना पौंडीचेरी। पौंडीचेरी? हाँ, जिसे फ्रैंकोइस मार्टिन ने बसाया था 1674 के आसपास। अब मैदान में मुख्य खिलाड़ी थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, और इनके बीच फिर जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसे कर्नाटक युद्ध कहते हैं। हाँ, कर्नाटक वॉर्स। 3 युद्ध हुए। ये असल में यूरोप में जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच दुश्मनी चल रही थी, उसी का असर भारत में था। तो पहले युद्ध में क्या हुआ? वो यूरोप के ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का हिस्सा था। यहां भारत में सेंटहोम की लड़ाई अहम थी। एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब की बहुत बड़ी भारतीय सेना को हरा दिया। इससे क्या साबित हुआ? इससे यूरोपियों को, खासकर फ्रांसीसियों को, अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का एहसास हुआ कि वो छोटी संख्या में होकर भी बड़ी भारतीय सेनाओं को हरा सकते हैं। फिर दूसरा युद्ध 1749-54। इसमें तो फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले का नाम बहुत आता है। बिल्कुल। दूसरा युद्ध सीधे तौर पर यूरोप से नहीं जुड़ा था। ये यहाँ की रियासतों, हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब बनने के झगड़ों में दखलंदाजी से शुरू हुआ। ड्यूप्ले बहुत महत्वाकांक्षी था। क्या किया उसने? उसने ये तरीका अपनाया कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में पड़ो, एक का साथ दो, अपनी सेना से उसे जितवाओ और बदले में उससे पैसा, इलाके और व्यापारिक छूटें लो। उसने ही सहायक संधि का आइडिया भी शुरू किया था। सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। हाँ। कि आप हमारी सेना रखो, उसका खर्चा उठाओ, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अंग्रेजों ने बाद में इसी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ड्यूप्ले शुरू में काफी सफल रहा, लेकिन फिर अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव उभरा। उसने अरकाट पर, जो कर्नाटक की राजधानी थी, अचानक हमला करके कब्जा कर लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे फ्रांसीसियों की साख गिरी और आखिरकार ड्यूप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। वापस क्यों बुला लिया? वो तो इतना कुछ कर रहा था फ्रांस के लिए। उसकी नीतियां बहुत महंगी साबित हो रही थीं। फ्रांसीसी कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। वो एक सरकारी कंपनी थी, तो सरकार पर बोझ पड़ रहा था। साथ ही यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कुछ समझौते भी हुए। और तीसरा युद्ध 1758 से 63। ये फिर यूरोप के 7 वर्षीय युद्ध का हिस्सा था। यहाँ भारत में निर्णायक लड़ाई हुई 1760 में, वोंडीवाश की लड़ाई। बॉन्डीवाश। हाँ, इसमें अंग्रेज जनरल आयरकूट ने
फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह हराया। इसके बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति लगभग खत्म हो गई। वो सिर्फ पांडिचेरी और कुछ और बस्तियों तक सिमट कर रह गए, वो भी अंग्रेजों की शर्तों पर। तो आखिर में अंग्रेज ही क्यों जीते? फ्रांसीसी भी तो इतने ताकतवर लग रहे थे एक समय पर। कई कारण हैं। पहला, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें सरकार का दखल कम था। वो ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, फैसले जल्दी ले सकती थी। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक। पैसे का इंतजाम कैसे करते थे अंग्रेज? युद्ध तो बहुत महंगे होते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। इंग्लैंड ने बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया था। वो सरकार के लिए कर्जे बेचकर पैसा जुटाता था। युद्धों को फाइनेंस करने का एक बहुत मजबूत सिस्टम था उनके पास। फ्रांस इस मामले में पीछे रह गया। वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। और कोई वजह? एक बात और कह सकते हैं, अंग्रेज पुर्तगालियों की तरह धर्म फैलाने को लेकर उतने जुनूनी नहीं थे, कम से कम शुरुआत में। तो शायद स्थानीय शासकों और लोगों को उनसे खतरा थोड़ा कम महसूस हुआ हो। तो कुल मिलाकर ये कहानी है व्यापार से शुरू होकर धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता की लड़ाई तक पहुंचने की, जिसमें कई यूरोपीय खिलाड़ी आए, लेकिन अंत में अंग्रेज बाकी सबको पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल गए। खासकर वॉन्डीवॉश की लड़ाई के बाद फ्रांसीसी चुनौती भी खत्म हो गई। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये सब एक पहले से मौजूद बड़े जटिल भारतीय व्यापार नेटवर्क के अंदर हो रहा था। भारतीय व्यापारी, बैंकर, दस्तकार, ये सब पहले से थे। यूरोपीय कंपनियां इस नेटवर्क में घुसीं। शुरुआत में शायद मुकाबला बराबरी का लगा हो, लेकिन बेहतर संगठन, सैन्य ताकत और कह सकते हैं कि थोड़ी किस्मत ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। वाकई ये सोचने वाली बात है कि अगर उस दौर के भारतीय शासकों ने नौसेना पर ध्यान दिया होता या आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाते, तो क्या तस्वीर कुछ और होती, इतिहास शायद अलग होता। ये सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करता है।